A very good morning to all of you and a warm welcome to my YouTube channel The Mathematical Guruji। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस डेज में देखा कि हम लोगों ने क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पढ़ा जो था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो कौन सा है, मैट्रिसेस पढ़ते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, इसमें क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। क्लास 12th NCERT मैथमेटिक्स मैट्रिसेस। चलिए भाई, मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं मैट्रिसेस क्या है। जैसे कि एनसीईआरटी ने इसकी डिफिनेशन दी है। एनसीईआरटी ने इसकी डिफिनेशन क्या दी कि मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? सबसे मेन चीज़ इसमें आती है कि एरे का मतलब क्या होता है। एरे क्या होता है? अगर एरे की बात करें तो एरे क्या होता है, तो हम शॉर्ट भाषा में अगर हिंदी में बात करें, शुद्ध हिंदी में, तो एरे क्या होता है कि एलिमेंट्स इन अ ट्रे इज कॉल्ड एरे। मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो आपके ट्रे फॉर्म में हो उसको हम लोग क्या कह देंगे, एरे। और आगे क्या लगा हुआ है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। मतलब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होनी चाहिए। अगर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में है और एक ट्रे के फॉर्म में है तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, एरे कह देंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको कैसे डिनोट करते हैं। जो आपका मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस को हम लोग क्लोज इंटरवल टाइप ब्रैकेट में शो करते हैं। क्लोज इंटर टाइप ब्रैकेट में शो करते हैं। और इसके बारे में अगर और आगे बात बढ़ें तो इसमें जो वर्टिकल वाली लाइंस होती है, जैसे 5 6 7 है, 2 3 4 है, तो जो वर्टिकल वाली लाइन होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉलम। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है 2 5 3 6 4 5, इसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, रोज एंड कॉलम होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ों की बात होगी। अब और अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब हमारा जो मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, ये चीज़ देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे यही वाले अगर मैट्रिक्स को हम लोग उठाएं तो इस वाले मैट्रिक्स में कौन कौन से एलिमेंट है। इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग शो करते हैं m इंटू एन से। तो वेयर m क्या होता है, वेयर m जो है हमारा वो m है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। और जो n हमारा है वो क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है भाई, नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो जो m है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज को, और जो n है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट करता है। इसका मतलब अगर हमको पता करना हो किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं तो इन दोनों को क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू m इंटू n। अगर बात करें इस वाले की तो देखो इसमें रो इंटू कॉलम होता है ना, तो कितनी रोज है, रो 1, रो 2, रो 3। तो इसकी बात करें तो m की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू n। n कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम, तो C1 और C2 इट मीन्स कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, तो 3 क्रॉस 2 का है। अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। अगर हम लोग बात करें कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज इन एलिमेंट, नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, मतलब जितने इसके रो में एलिमेंट हो और जितने इसके कॉलम में एलिमेंट हो, दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है वही हमारा क्या होता है, टोटल एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स, जो ये नंबर होते हैं, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट कहते हैं, मैट्रिसेस के एलिमेंट कहते हैं। तो हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, रो होता है और कॉलम होता है। ठीक, दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, कैसे इसको हम लोग शो करते हैं कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद अब देखते हैं कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है भाई। एड्रेस ऑफ एलिमेंट, एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एड्रेस ऑफ एलिमेंट की बात करें, चलिए ये वाला मैट्रिक्स उठा लेते हैं, देखते हैं कि एड्रेस ऑफ एलिमेंट के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो जैसे आपके पास एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 एंड 7। इसके एड्रेस की बात करें तो एड्रेस को कैसे देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में देंगे। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, पहला एलिमेंट है रो का और पहला एलिमेंट है कॉलम का। ठीक, तो इसको स्मॉल a से डिनोट करते हैं।
और जो पहला नंबर होता है वो रो को डिनोट करता है, और जो दूसरा नंबर होता है वो कॉलम को डिनोट करता है। मतलब ये पहला एलिमेंट है रो का और पहला एलिमेंट है किसका, कॉलम का। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट रो है ना। अब इसकी बात करें तो भैया रो तो पहली है ये, मगर कॉलम कैसा है, कॉलम है दूसरा। ठीक, इसके बाद इस पे आते हैं तो ये भैया रो कौन सी है, दूसरी रो है, और कॉलम कौन सा है, पहला। ये दूसरी रो है भैया और कॉलम कौन सा है, दूसरा। अब इसे नीचे आते हैं, ये देखिए ये कौन सी है भाई, तीसरी रो है, कॉलम कैसा है, पहला, और ये भाई तीसरी रो है और कॉलम कैसा है, दूसरा। तो ये क्या होता है, एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। मतलब जो 2 है वो A11 पे है, जो 5 है ये A12 पे है, जो 3 है वो A21 पे है, और जो 6 है वो A22 पे है। इसी तरह सारे एलिमेंट्स हैं आपके। ठीक, एड्रेस की बात करिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि बताइए A22 क्या है तो आप तुरंत बता देंगे सर 6। अगर आपसे पूछेगा A32 क्या है तो आप तुरंत बताएंगे क्या, 7। इसी को क्या कहते हैं कि एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट को स्मॉल a से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो i j के फॉर्म में होते हैं, i और j के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म। i डिनोट करता है रो को और j डिनोट करता है किसको, कॉलम को। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ पर लिखे देने की जो i है, i डिनोट्स रो एंड j डिनोट्स कॉलम। ठीक है, जो i है वो डिनोट करता है रो को और जो j है वो डिनोट करता है कॉलम को। तो एड्रेस के बाद हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ पढ़ी कि मैट्रिक्स क्या होती है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर मतलब कितने ऑर्डर का है, अगर 2 रो हैं 3 कॉलम है तो 2 × 3 की। अगर आपके पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम है तो 3 × 2 की मैट्रिक्स है ना। इसलिए इसको कॉल करने के लिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट। एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट कैसे होता है, इसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्मॉल a और कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, इसका मतलब जैसे ये वाला 6 एलिमेंट कहाँ पर है, ये दूसरी रो में है और दूसरे कॉलम में है, इसलिए दूसरी रो और दूसरा कॉलम i j से डिनोट करते हैं इसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसका क्या है। चलिए अब देखते हैं कि जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन, जैसे हर चीज़ का एक जनरल वे होता है। हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा था, उसमें भी हमने हर चीज़ का बताया था इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है ना। उसी तरह इसमें भी अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम लोग तुरंत कहेंगे लेट ए बी द मैट्रिक्स, ए बी द मैट्रिक्स विद m रोज, क्योंकि m रो होती है बताया था, एंड n कॉलम्स बताया था भाई अभी। कोई मैट्रिक्स m रो होते हैं और n कॉलम होते हैं। ठीक, अब आते हैं a, अगर इसको रिप्रेजेंट करें a = होगा क्या, अभी बताया था बड़े ब्रैकेट में इसको ऐसे डिनोट करते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपकी पहली रो है, तो पहला एलिमेंट क्या होगा, A11, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, A12, तीसरा एलिमेंट क्या होगा, A13, चौथा एलिमेंट क्या होगा, A14, इसी तरह डॉट 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 डॉट। पहली रो चल रही है, पहला 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 1 2 3 3 4 5 6 एंड सो ऑन A1n। ठीक है भाई, इसे क्या समझ में आया, इसे ये समझ में आया कि ये पहली रो थी इसलिए हर जगह 1 1 1 था, और ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम, ये nth कॉलम। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पर आएँ तो कितना हो जाएगा, ये सेकेंड रो है, A21, A22, A23, A24 एंड डॉट 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 A2n। ठीक है, अब देखिए अगर इसी बात करें तो ये देखो पहला कॉलम था, ये पूरा पहला कॉलम था, तो इसमें देखिए A2 कितना हो गया, A11, A21, इस तरह कितना हो जाएगा, डॉट 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 AM1। अब देखो यहाँ पर ये पूरी 1 रो है, पहली रो है, देखो पहला वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है इसको रो को, तो 1 1 1 हर जगह पर था। अब इसमें क्या होता है, दूसरा वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, तो 1 1 1 हर जगह 1 था। अब अगर यहाँ पर आए नीचे तो कितना हो जाएगा, ये दूसरा कॉलम है तो 2 कितना हो जाएगा भाई, पहला दूसरा एंड डॉट 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 कितना हो जाएगा भाई, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हो जाएगा M2। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, M3 डॉट 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 M4 एंड डॉट 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 M × n हो जाएगा।
ठीक। ये आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या है, ये आपका देखिए पहला, दूसरा, तीसरा एंड सो ऑन कौन सा कॉलम है, ये कौन सी रो है, ये mth रो है। अब इधर देखिए n सब में ये कौन सा कॉलम है, ये nth कॉलम है। ठीक, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में डिनोट करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में a इज इक्वल टू क्या होगा, aij, ठीक, m क्रॉस n। अगर लिमिट की बात करें तो i जो होगा हमारा वो क्या होगा, 1 और m के बीच में होगा, जबकि जो हमारा j होगा वो किसके किसके बीच में होगा, 1 और n के बीच में होगा। मतलब देखो 1 से लेकर कहाँ तक गया है, n तक गया है, तो वो क्या है हमारा, वो हमारा क्या है, कॉलम है, और 1 से लेकर n तक गया है वो हमारे क्या है, रो है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए भाई आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है भाई। देखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में जो हमारा पहला वाला टाइप आता है, जो पहला हमारा टाइप आता है वो कौन सा टाइप आता है, पहला टाइप जो हमारा आता है वो होता है रो मैट्रिक्स का। किसका, रो मैट्रिक्स का। रो मैट्रिक्स क्या होता है, अगर रो मैट्रिक्स की बात करें तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, देख लीजिए। जैसे रो मैट्रिक्स होगा तो आपका क्या होगा, 1 and 2, ठीक, इसको देखें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3, इसको देखें तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 and 4। इसका मतलब क्या हुआ, जिसमें खाली एक रो हो, है ना, जिसमें खाली एक रो हो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो देखिए इसमें कितनी रो है, 1 रो है, जबकि कॉलम कितने हैं, 1 and 2, तो 1 क्रॉस 2 हो जाएगा। देखिए इसमें कितनी रो, एक रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 कॉलम से। इसमें रो कितनी है, एक रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 and 4, तो 1 क्रॉस 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर इसको हम लोग डिनोट करें तो aij, ठीक, ये क्या हो जाएगा, 1 क्रॉस m, 1 क्रॉस m। ये क्या है इसका, जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसका अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, aij 1 क्रॉस m हो जाएगा। ठीक, अब अगर दूसरे टाइप की बात करें, सेकंड टाइप में आए, सेकंड टाइप में क्या ले लें हम लोग, रो के बाद क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स, अगर हम लोग कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है भाई, सेम चीज। अब इसमें क्या ले लेंगे, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक, अब देखिए इसमें रो कितनी, इसमें 2 रो है, एक कॉलम है, 2 रो है, एक कॉलम है, 3 रो है, एक कॉलम है, 4 रोज हैं और एक कॉलम। ठीक, तो इसमें देखिएगा बाद वाले 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी, मतलब इसमें एक कॉलम। तो रो मैट्रिक्स में क्या होता था, एक रो होती थी, और कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक कॉलम होगा। इसका अगर जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा भाई, aij क्या हो जाएगा भाई, 1 क्रॉस m नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1 क्रॉस n, कि बाद वाले को n से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m क्रॉस 1, m क्रॉस 1। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। ये रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब थर्ड वाला क्या आएगा हमारा भाई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या आएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम से ही पता चल रहा है कि रेक्टेंगल शेप में होगा। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा भाई, कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 रोज हैं, कॉलम कितने हैं, 4 कॉलम है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें 1 2 3 4 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो दोनों रेक्टेंगल हैं। अगर इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, aij m क्रॉस n। यहाँ पर एक कंडीशन ये आएगी कि m
इज नॉट इक्वल टू n। m कभी भी n के इक्वल नहीं हो सकता। अगर m और n के इक्वल हो गया तो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, 3 क्रॉस 3 हो जाएगा, तो वो हमारा रेक्टेंगल का शेप छोड़ के किसका शेप ले लेगा, स्क्वायर का शेप ले लेगा। ठीक, जो लास्ट वाला हमारा टाइप है 4 टाइप है, उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, इसका जस्ट अपोजिट होगा भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। इसमें अगर डायरेक्ट फॉर्म करें तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, मतलब m इज इक्वल टू n होगा तो हमेशा इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे, जैसे देखो 1 2 3 4 5, या तो फिर छोटा सा मैट्रिक्स देख लेते हैं 1 2 3 4, इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद आप देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स को देखने से पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको साइड में थोड़ा सा देख लेते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा, जैसे आपके पास कोई मैट्रिक्स है, मान लिया 1 2 3 1 2 4 2 1 3, ठीक, इस टाइप से कोई मैट्रिक्स है, इनमें का डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, तो डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स खाली स्क्वायर मैट्रिक्स में ही निकालना पॉसिबल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो डायगोनल एलिमेंट्स पे कौन कौन आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, तो कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और कौन आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 1 कहाँ पर है, अगर इसके एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो A1 1 पर है, 2 कहाँ पर है, A2 2 पर है, 3 कहाँ पर है, A3 3 3 पर है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, Aij होगा, और कैसा Aij होगा, जहाँ पर I इज इक्वल टू j होगा। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, Aij होता है, ऐसा Ij होता है जहाँ पर I इज इक्वल टू क्या होगा, j होगा। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गए, डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स का पहला टाइप देखते हैं। चलिए ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। देखिए, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में मेन जो टाइप होते हैं, हमारा पहला होता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वो कोई ना कोई कांस्टेंट होते हैं, अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे, 0 होंगे। जैसे कि देखते हैं इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो Aij इज इक्वल टू 0 होगा। कब Aij इज इक्वल टू 0 होगा, कब, जब I इज नॉट इक्वल टू j के इक्वल होगा। ठीक है, और Aij इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, कब, जब I इज इक्वल टू j के होगा। इसका मतलब क्या हुआ, I इज इक्वल टू j, मतलब A11, अगर I की वैल्यू 1 थी तो j की वैल्यू भी 1 थी, अगर I की वैल्यू 2 थी तो j की वैल्यू भी 2 थी, अगर I की वैल्यू 3 थी तो j की वैल्यू भी 3 थी। देखो, A11 A22 A33, इन सारे एलिमेंट्स पर Aij इज नॉट इक्वल टू 0 को इक्वल है। अब देखो, अगर इस वाले एलिमेंट की बात करें तो ये कौन सा एलिमेंट है, ये हमारा है A12, तो I की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, इसीलिए हमने लिखा कि I इज नॉट इक्वल टू, जब j की होगा तो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। इसी तरह ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ। क्यों, क्योंकि इन किसी में भी I इज नॉट इक्वल टू j के है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। जब आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो सेकेंड टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में इन्होंने ये कहा कि जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है कि Aij इज इक्वल टू 0, कब, जब I इज नॉट इक्वल टू j के होगा। सेम इसमें जैसे हमने बताया कि यहाँ पर देखो I की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, तभी तो A12 है, कि I की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 3 है, तभी तो A13 है। तो ना, अब देखो यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर कितना है, 2 है, तो इज नॉट इक्वल टू है, तो इसलिए ये हमारा 0 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पर I इज नॉट इक्वल टू j है वहाँ के सारे एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। और जहाँ पर I इज इक्वल टू j के है, इट मीन्स A11 A22 A33, यहाँ के सारे एलिमेंट एक स्पेसिफिक कांस्टेंट होंगे। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 222 333 444, बशर्ते सेम होना चाहिए, दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए तीनों। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें भी वही कंडीशन
कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 होगा, और जब आई इज नॉट इक्वल टू जे होगा, इसका मतलब कि सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। कब? जब वो डायगोनल पे नहीं होंगे। और एक बात इन्होंने ये कही कि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स कैसे होंगे, 1 1 1 आइडेंटिटी होंगे, इसीलिए कहा है कि ए आई जे इज इक्वल टू 1 जब आई इज इक्वल टू जे के होगा। और इसका फोर्थ टाइप जो है हमारा, उसको कहते हैं हम लोग नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। भाई नल मैट्रिक्स क्या होता है? ये हमारा है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 0 0 0 होते हैं, इसलिए इसे जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, एक और लास्ट टाइप हमारा आता है इसका, वो भी देख लेते हैं यहीं पर। कौन सा? इक्वल मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? अच्छा, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स का कंपैरिजन किया गया होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर कितना है, 2 है, x है, 5 है, y है ना। यहाँ पर कितना है, 2 है, ठीक है, 3 है, 5 है, और यहाँ पर कितना है, 6 है। तो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। a11 के इक्वल है, ठीक है, a21 के इक्वल है। उसी टाइप से a12 के इक्वल होगा, तो x की वैल्यू कितनी रही होगी, 3, और y की वैल्यू कितनी रही होगी, 6। ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, आपसे पूछ लेता है कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स हैं तब x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। शर्त कैसी होनी चाहिए, इसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों में जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए। तो 2 क्रॉस 2 यहाँ भी है और 2 क्रॉस 2 यहाँ भी है। तो इक्वल मैट्रिक्स कैसे मैट्रिक्स होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्सेस होते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स 5 टाइप्स के पढ़े। पहला हम लोगों ने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर कोई ना कोई एलिमेंट्स या नंबर्स होते हैं 0 के अलावा। दूसरा हमने पढ़ा स्केलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर सारे कांस्टेंट इक्वल होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल्स पर 1 1 1 होते हैं। ठीक है, इसे डिनोट करने का तरीका क्या है? इसे डिनोट करते हैं हम लोग आई से, डिनोट्स विथ आई। हम लोग इसे किससे डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये वाला हमारा सबसे चौथा वाला मैट्रिक्स कौन था? नल मैट्रिक्स। फिर कौन सा था? इक्वल मैट्रिक्स। ये सब हमने बताया। बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए अब इंट्रोडक्शन के बाद बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया गया है और कुछ पार्ट्स पूछे गए हैं। जैसे आपका पहला वाला मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है, तो पहले वाले मैट्रिक्स में पूछा था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने बताया था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम्स होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें कितने रोज हैं? तो देखिए, एक रो 1 हो गई, ये आपकी रो 2 हो गई, ये आपकी रो 3 हो गई। कॉलम कितने हो गए? ये आपका C1 हो गया, ये आपका C2 हो गया, ये आपका C3 हो गया, और ये आपका C4 हो गया। मतलब रोज हुई 3 और कॉलम हुए 4। तो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितने का हुआ भाई? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ 3 क्रॉस 4 का। पहला आंसर। बोला था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए हमने बताया था कि रोज में जितनी रोज हैं और जितने कॉलम हैं उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वही हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स करेंगे तो 3 क्रॉस 4 यानी 3 × 4 = कितना हो जाएगा? 12। तो टोटल कितने
अब देखिए आइए भाई क्वेश्चन नंबर 4 में इन तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स। तो 2x2 मैट्रिक्स क्या होता है भाई, अगर हम लोग बात करें 2x2 मैट्रिक्स की, तो 2x2 मैट्रिक्स है तो इसमें क्या होगा, एक तो पहला एलिमेंट होगा क्या, A11 A12 A21 A22, ठीक। इसमें भी ऐसे ही इन्होंने कहा है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, इसमें भी क्या होगा A11 A12 A21 A22, ठीक। इसमें भी इन्होंने ऐसे ही सेम कहा है कि कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स, तो इसमें भी क्या होगा A11 A12 A21 A22। अब सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं। सारे एलिमेंट्स को जब फाइंड करेंगे तो A11 क्या हो जाएगा, A11 निकालते हैं। तो A11 कैसे आएगा, A11 निकालते हैं। तो A11 कैसे आएगा भाई, अब A11 मतलब I की वैल्यू 1 भी है और J की वैल्यू भी 1 है, तो कितना इसमें पुट कर दें, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 + 1 कितना होता है 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, बचेगा कितना 2। इसी तरह A12 निकाल लें, A12 कितना आ जाएगा, अब I की जगह 1 पुट कर दो और J की जगह 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 कितना आ जाएगा, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 अपॉन 2 आ जाएगा भाई। अब इसके बाद बढ़ते हैं A21 पे, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 1, कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 अपॉन 2। अब A22 कितना आ जाएगा, A22 आएगा I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2, होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर यानी 16 अपॉन 2, 16 अपॉन 2 कितना होता है 2, 8 + 16, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 8। अब सारी वैल्यूज़ उठा के अपनी अपनी जगह पे पुट कर दो, तो जो मैट्रिक्स हमारी बनेगी A11 की वैल्यू कितनी आई है, A11 की वैल्यू आई है 2, A12 की वैल्यू कितनी आई है, A12 की वैल्यू आई 9 अपॉन 2, A21 की वैल्यू कितनी आई है 9 अपॉन 2, A22 की वैल्यू कितनी है 8। तो ये आपका हो जाएगा 2x2 का मैट्रिक्स। ऐसा इसमें भी देखते हैं, A11 की वैल्यू निकालते हैं पहले। A11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 यानी कि 1। A12 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 2 यानी कि 1 अपॉन 2। A21 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 अपॉन 1। A22 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 2 अपॉन 2, इट मीन्स 1, ठीक। अब इसमें अगर हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करें तो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। A11 की वैल्यू 1 पुट कर दो, A12 की वैल्यू 1 अपॉन 2 पुट कर दो, A21 की वैल्यू 2 अपॉन 1 क्या होता है 2 ही होता है, और 2 अपॉन 2 पे कितना हो जाएगा 1। ये दूसरा वाला मैट्रिक्स हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया। थर्ड वाले पे आते हैं। थर्ड वाले में जब A11 की वैल्यू फाइंड करेंगे, A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू भी कितनी है 1, होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 1 जा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 2, ठीक है। A21 आ जाते हैं, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, 2 + 2 1 जा 2, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2, इट मीन्स 8 आ जाएगा भाई। अब A11 हो गया, A21 हम लोगों ने निकाल लिया, देखो A11 निकाला, A21 में निकाला, अब A12 निकाल लो, A12, तो A12 कितना हो जाएगा I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 + 1 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2। अब A22 की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, तो I की वैल्यू भी 2 और J की वैल्यू भी 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 यानी कि आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। सारी वैल्यू उठा के पुट कर लेते हैं अपने मैट्रिक्स में। A11 की वैल्यू कितनी आई है 9 अपॉन 2, A21 की वैल्यू कितनी आई है 8, A12 की वैल्यू कितनी आई है 25 अपॉन 2 और A22 की वैल्यू कितनी आई है 18। ये आपको क्या हो जाएगा मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट्स थे, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने क्या किया भाई, प्रीवियस क्वेश्चन में कि 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट किया,
ना। अब सेम इसमें भी वही चीज़ कंस्ट्रक्ट करनी है, 3x4 का है बस खाली, मतलब इसमें रो कितनी होंगी 3 और कॉलम कितने होंगे 4। तो पहले कंस्ट्रक्ट करके देख लेते हैं कि होता क्या है 3x4 का मैट्रिक्स। अगर ए मैट्रिक्स लेट करते हैं 3x4 का तो क्या हो जाएगा, 3 रो होनी चाहिए, 3 रो का मतलब A11, ठीक, और कॉलम कितने होने चाहिए 4, A11, A12, A13 और A14। कितने कॉलम हो गए 1 2 3 4। रो कितनी होंगी थी A21, A22, A23, A24। अब A31, A32, A33, A34। अब देखते हैं भाई, इसमें कहा 3x4 का, तो रो कितनी हो गई 1 2 एंड 3 रो हो गई, कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4। अब सारे एलिमेंट्स फाइंड कर लेते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। A11 फाइंड करने के लिए आइए इसमें सारी वैल्यूज पुट करिए। A11 वैल्यू पुट करते हैं 1/2 मॉड माइनस का 3, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, ठीक है। तो 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस का 1 कितना होगा माइनस का 2, कितना होगा मॉड माइनस का 2। हमको पता है कि मॉड के बाहर कोई भी वैल्यू होती है पॉजिटिव बन के आती है, तो आंसर कितना आया 1 आया, ठीक। A11 आ गया। अब क्या निकालते हैं A12 निकालते हैं। A12 कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, माइनस का 3, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2। माइनस का 3 1 जा 3 प्लस का 2 कितना आएगा माइनस का 1, कितना आएगा मॉड के अंदर माइनस का 1, ठीक। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव बन के आती है। A12 आ गया। आप A13 निकाल लेते हैं। A13, अब देखिए 3 1 जा 3, माइनस का 3 प्लस का कट के क्या दे देगा 0, तो आ जाएगा 0। A13 के बाद कितना निकालें A14 1/2 मॉड लगा हुआ है 14, i की वैल्यू कितनी है 1, j की वैल्यू कितनी है 4, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ सेकेंड वाली रो पे। सेकेंड वाली रो में क्या है A21 1/2, 2 की बात करें A21 की बात कर रहा है तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 1 कितना आएगा माइनस का 5, मॉड के बाहर कितना का है बन के आएगा प्लस का 5, ठीक है। इसी तरह A22 निकालते हैं तो 1/2 i की वैल्यू कितनी 2 और j की वैल्यू भी कितनी 2, तो 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस का 4, माइनस का 4 मॉड के बाहर क्या बन के आएगा प्लस का 4, क्यों, क्योंकि मॉड के बाहर कोई भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव बन के आती है। प्लस का 4/2 कितना आएगा 2, ठीक। अब A22 हो गया। इसी तरह A23 निकाल लेते हैं 1/2, 23 की बात करते हैं तो 23 कितना हो जाएगा i की वैल्यू 2 प्लस j की वैल्यू 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, माइनस का 3 था भाई, ठीक है। तो 3 2 जा 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3/2 आ जाएगा, तो मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का 3/2 हो जाएगा। A23 हो गया। इसी तरह A24 निकाल लेते हैं 1/2 माइनस का 3 2 प्लस का 4, 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस का 4 माइनस का 2, बाहर क्या बन के आएगा प्लस का 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, 2/4 हो गया। अब इसके बाद आते हैं 3, क्या निकाल लेते हैं A31 1/2 माइनस का 3, i की वैल्यू 3, j की वैल्यू 1, 3 3 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 8, जो कि मॉड के बाहर प्लस का 8 बन के आएगा, तो 8/2 कितना होता है प्लस का 4 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास A32 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 2, 3 3 9, माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7, मॉड के बाहर प्लस का 7 बन के आएगा तो 7/2। इसी तरह आपका आ जाएगा A33 1/2 माइनस का 3
प्लस का 3 और प्लस का 3 हो जाएगा, 3 3 9, माइनस का 9 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, मॉड के बाहर प्लस का 6 बन के आएगा और प्लस का 6/2 क्या होता है भाई 3। इसी तरह आपका लास्ट वाला आ जाएगा A34 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 4, तो 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा भाई 5 बचेगा, वो भी माइनस का 5, माइनस का 5/2 कितना हो जाएगा प्लस का 5/2, क्यों क्योंकि मॉड के अंदर था। सारी वैल्यूज़ आ गई। अब उठा के इस वाले ए में पुट कर देते हैं भाई। तो ए में कितनी वैल्यूज़ थी देख लेते हैं, हाँ से देखिए। अब पहले A11, तो A11 की वैल्यू कितनी आई है, A11 की वैल्यू आई है 1, ठीक। A12 की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ठीक है। फिर A13 की वैल्यू कितनी आई है 0, फिर A14 की वैल्यू कितनी आई है 1/2। इसी तरह A21 की वैल्यू कितनी आई है 5/2, ठीक। A22 की वैल्यू कितनी आई है 2, A23 की वैल्यू कितनी आई है 3/2, A24 की वैल्यू कितनी आई है 1। इसी तरह इसकी वैल्यू देख लेते हैं। A31 की वैल्यू आई है 4 ना, A31 के बाद A32 ना, A32 की वैल्यू कितनी आई है 7/2, A33 की वैल्यू कितनी आई है 3, A34 की वैल्यू कितनी आई है 5/2। तो ये आपका मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट होकर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। इसी तरह ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आइए देखते हैं भाई। इस वाले क्वेश्चन में भी सेम ए होगा, क्यों क्योंकि इसमें भी 3x4 के बारे में बात की है। 3x4 के बारे में बात की है तो सारे एलिमेंट्स यही निकालने पड़ेंगे, A11, A12, A13, क्योंकि 3x4 के बारे में बात की है। तो आइए निकाल लेते हैं। A11 कितना हो जाएगा, A11 आपका हो जाएगा 2 × 1 माइनस का 1, तो 2 1 2 माइनस का 1 1 आएगा, ठीक है। A11 हो गया। A12 कितना आएगा, A12 आपका आ जाएगा 2 × 1 माइनस का 2 0 आ जाएगा, ठीक है। A13 कितना आ जाएगा 2 × 1 माइनस का 3, इट मीन्स माइनस का 1 आ जाएगा। A14 कितना आ जाएगा 2 × 1 माइनस का 4 आ जाएगा, माइनस का 2 आपका आ जाएगा, ठीक। इतनी बात हो गई। अब इसी तरह आपका A21 कितना आएगा, A21 आपका आ जाएगा 2 × 2 माइनस का 1 = 3 आ जाएगा। A22 कितना आ जाएगा 2 × 2 माइनस का 2 = 2 आ जाएगा। A23 कितना आ जाएगा 2 × 2 माइनस का 3 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। A24 कितना आ जाएगा 2 × 2 माइनस का 4 = 0 आ जाएगा, ठीक। ये आ गया। अब A31 की बात करें तो A31 कितना आ जाएगा आपका 2 × 3 माइनस का 1 = 5 आ जाएगा। A32 कितना आ जाएगा 2 × 3 माइनस का 2 = 4, 3 2 6 माइनस का 2 4। A33 कितना आ जाएगा 2 × 3 माइनस का 3 = 3। A34 कितना आ जाएगा 2 × 3 माइनस का 4 आ जाएगा 2, ठीक है। सारे एलिमेंट्स आ गए। अब ए में उठा के सारे एलिमेंट्स को पुट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी आपकी 1 0 माइनस का 1 2, 5 4 3 2, 3 2 1 0, ये आपको मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर बीच में इक्वल का साइन लगा है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। और इक्वल मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y के करस्पॉन्डिंग कौन है 4, तो y की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4। z के करस्पॉन्डिंग कौन है 3, तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x कहाँ पर है 2 1 पे है, 1 कहाँ पे है 2 1 पे है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। x y और z की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये भी दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। इसका मतलब हुआ कि x प्लस y की वैल्यू किसके इक्वल होगी 6 के इक्वल होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़ 5 + z की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5 + z की वैल्यू किसके इक्वल होगी 5 के इक्वल होगी। तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। और तीसरी चीज़ इन्होंने बोली है x y की वैल्यू किसके इक्वल होगी 8 के इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी
8 के इक्वल होगी। अब हम लोग को x प्लस वाई की वैल्यू 6 दी है और x वाई की वैल्यू कितनी दी है, 8 दी है। अब इन्हीं दोनों में कुछ ना कुछ करके हम लोग को वैल्यू निकाल के लेके आनी है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक बात ये बात देखें कि 4 + 2 6 होता है और 4 + 2 8 होता है, 4 × 2 कितना होता है 8। तो अगर ऐसा करें कि हम लोग y की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - x, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 - x। अब यहाँ पर पुट कर दें तो x 6 - x इज इक्वल टू वॉट 8, वैल्यू निकालें तो 6x माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अगर सबको उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिट करें तो 8 × 1 = 8, 4 × 2 = 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। एक बार x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 4, एक बार माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 4। ठीक है, अब देखिएगा तो अब अगर थोड़ा सा इधर सॉल्व करें तो x - 4 दोनों में कॉमन बचेगा x - 2। जब कहेंगे x - 4 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी 4। जब कहेंगे x - 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब जब x की वैल्यू 2, x + y इक्वल टू 6 है ना, तो y की वैल्यू 2 ना। जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4। दो कंडीशंस हो सकती हैं, जब x की वैल्यू 4 रही होगी तो y की वैल्यू 2 रही होगी, जब x की वैल्यू 2 रही होगी तो y की वैल्यू 4 रही होगी। ये x y z की वैल्यू हो गई। अब ये थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या है, x + y + z इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब x + z किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, x + z किसके इक्वल है 5 के इक्वल है, और y + z किसके इक्वल है 7 के इक्वल है। अब अगर x + z की वैल्यू यहाँ पर पुट करें तो x + z 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पुट कर दें तो हो जाएगा 5 प्लस का y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर y + z की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे 7, तो x प्लस का 7 इज इक्वल टू 9, है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पर भाई, ध्यान दीजिएगा। x + y + z इज इक्वल टू 9 है। अगर x + z की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर दें तो कितना हो जाएगा 5 + y इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 4, पहली आ गई। अगर y + z की वैल्यू हम लोग 7 रख दें तो कितना हो जाएगा x + 7 इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तीनों वैल्यू उठा के पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दो, x की वैल्यू 2, ठीक, y की वैल्यू 4, z को z रखो 9, तो z इज इक्वल टू 4 + 2 6 जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ना। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 3। तो ये आपके कौन से क्वेश्चन थे, इक्वल मैट्रिक्स के ना, जिसमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 भी है। आराम से वैल्यू निकाल लेंगे इसमें भी। कैसे निकालेंगे देखिएगा भाई, इक्वेशन बना के, बहुत इजी है, कुछ है नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, इसलिए कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं भाई। तो आइए देखते हैं, a - b इक्वल टू किसके हो जाएगा, अगर कंपेयर करें तो -1 के हो जाएगा, ठीक है। और 2a - b किसके इक्वल हो जाएगा भाई 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और अगर 2a + c का कंपेयर करें तो 2a + c किसके इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, और 3c + d किसके इक्वल हो जाएगा भाई 13 के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड ले लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं भाई। आइए बढ़ते हैं आगे। अच्छा, थोड़ा सा इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से तो 2a - का b इज इक्वल टू कितना है 0 है, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा b के, ठीक। अब इसको पुट कर देते हैं 1 में, पुटिंग इन इक्वेशन 1, ठीक। b की जगह पर 2a पुट कर देते हैं, तो a था पहले से और 2a ये हो जाएगा इज इक्वल टू -1, तो a में से 2a जाएगा तो माइनस का a इज इक्वल टू -1, तो 1 से 1 माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू भाई क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 2a, जो कि 2 × 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स b की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई,
ए की वैल्यू आ गई और बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, बी इज इक्वल टू 2, पुटिंग इन इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। जैसे ही 3 में पुट करेंगे ए की वैल्यू, सॉरी बी की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू ना, इसको हम लोग पुटिंग इन इक्वेशन ए इज इक्वल टू 1, पुटिंग इन इक्वेशन 3। ठीक, आते हैं निकालते हैं 2 इंटू 1 प्लस का c इज इक्वल टू 5, c की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस का 2, c की वैल्यू हो गई 3। ठीक, इसको किस में पुट करते हैं, 4 में, पुटिंग इन इक्वेशन 4 में पुट कर दो भाई। जैसे ही 4 में पुट करोगे 3 इंटू सी की वैल्यू भी 3 आई है, प्लस का d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13, 3 3 इज़ 9, d की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी भाई, कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है भाई, d की वैल्यू कितनी आ गई 4। सब इक्वेशंस का खेल था। इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम लोग को जैसे पता है कि जितने वेरिएबल होंगे उनको सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें कितने वेरिएबल थे 1 2 3 4, तो इक्वेशन में कितनी थी 1 2 3 4, तो जितने वेरिएबल्स उनको सॉल्व करने के लिए उतनी इक्वेशंस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बोला ए आई जे एम क्रॉस एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था अभी आप लोगों को क्या कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब m और n के एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। इट मीन्स हम कहें कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम के जब होता है तब हमारा मैट्रिक्स कैसा होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन सही है। सेकंड में क्या बोला है, विच ऑफ द वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल। इन दोनों मैट्रिसेस को इक्वल होने के लिए x और y की क्या वैल्यू रही होगी, तो आइए निकालते हैं। 3x प्लस का 7 है यहाँ पर इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग 3x प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 7/3। ठीक, एक और x की वैल्यू है 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 4। 2 माइनस का 3x इज इक्वल टू 4, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2/3। तो भैया एक ही इक्वल मैट्रिक्स दोनों हैं और वैल्यू दोनों x की, ये x की दूसरी वैल्यू दे रहा है और ये x की दूसरी वैल्यू दे रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो लोचा है, पक्की बात है। तो जब लोचा है तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, और x की वैल्यू माइनस का 7/3 कहीं दिख भी नहीं रही है। ठीक है, और x की वैल्यू माइनस का 2/3, मतलब एक ही मैट्रिक्स में, इक्वल मैट्रिक्स में x की दो वैल्यूज हो ही नहीं सकती, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड, इसलिए इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक, x की वैल्यू कहीं से भी निकालें, हर जगह से इक्वल आनी चाहिए थी, मगर एक x की वैल्यू माइनस का 7/3 आ रही है जब पहले से निकाल रहे हैं, और जब लास्ट वाले एलिमेंट से निकाल रहे हैं तो x की वैल्यू माइनस का 2/3 आ रही है, इसलिए इक्वल मैट्रिक्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। बोला है इन्होंने इसमें नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 0 और 1। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे भाई, 3x3 की मैट्रिक्स है तो एलिमेंट्स हो जाएंगे कितना है 9 हो जाएंगे। ठीक, अब एंट्री कितनी कितनी है 0 और 1। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 0 और 1, भाई 0 और 1 कितनी एंट्री है 2। ठीक, अब इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, तो ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो जाएंगी भाई, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस हमारी क्या हो जाएंगी, सेलेक्ट करने का तरीका कितना है 2, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 to the power 9, जो कि हमारा होता है 512। नंबर ऑफ वेज ऑफ द सेलेक्टिंग 0 और 1, तो 2 to the power 9। हमने आप लोग को बताया भी था, ये नहीं बताया है तो ये समझ लीजिए। ठीक है, तो क्या बोला है कि नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग 2, रिजल्ट की पावर कितने एलिमेंट्स हैं टोटल, कोई भी चीज़ हो रिजल्ट की पावर। जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी तो उसमें कहेगा कि एक कॉइन को उछाला जाता है ना, एक कॉइन को एक बार उछाला जाता है, कॉइन को 2 बार उछाला जाता है, कॉइन को 3 बार उछाला जाता है। तो भाई कॉइन के पास कितने रिजल्ट होते हैं 2, हेड और टेल, तो कितने रिजल्ट हुए 2,
तो 2, ठीक है। अगर एक कॉइन उछाला जाता है तो 2 की पावर 1, ठीक, 2 हो जाएगा। अगर 2 कॉइन उछाले जाते हैं 2 टू द पावर 2। अगर 3 कॉइन उछाले जाते हैं तो 2 टू द पावर 3, तो 2 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 8। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालने का तरीका यही है, रिजल्ट टू द पावर टोटल एलिमेंट। तो रिजल्ट कितना है, 0 और 1 एंट्री हैं, 2 रिजल्ट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9, तो 2 टू द पावर 9, आंसर आ जाएगा 512, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 होती है यहाँ पर समाप्त। अब हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अगर आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी लगी है या कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरा पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पसंद आया है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के बीच में रख सकूं और आप लोगों के सारे टॉपिक्स को क्लियर कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।